वालेकुम। पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता ही है कि हम नॉर्मल एक फंक्शनिंग स्टेट की तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जब कौमी असम्बली और सेनेट में आखिरी हफ्ता 10 रोज़ के अंदर कोई 70 के करीब कवानीन पास हुए तो उस वक्त भी हम बार बार ये सवाल उठाते थे कि 15 लोग बैठे हुए हैं हाउस के अंदर और 1 घंटे के अंदर 30 कवानीन पास कर दिए। तो ये अंगूठा छाप वाला तरीका तो था, ये पार्लिमानी तरीका नहीं था जहाँ एक एक बिल के ऊपर बहस होनी ज़रूरी थी। फिर मैंने शाहिद खाकान अब्बासी का एक इंटरव्यू सुना, बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के बिल उसमें से पास हुए थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 15 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए तक ये सुनने में आ रहा है कि रिश्वत ली कुछ लोगों ने वो बिल पास करवाने के लिए। ये सिटिंग जो गवर्नमेंट थी उसका हिस्सा थे शाहिद खाकान अब्बासी, प्राइम मिनिस्टर की पार्टी से उनका ताल्लुक़ था। तो शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक़ मेरा एक तासुर पहले भी था, लेकिन वो तक़वियत पकड़ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब अपने केसेस तो माफ़ करवाने में कामयाब हुए हैं 26 अरब के, लेकिन जाते जाते वो इतना ज़्यादा कुछ कर गए हैं पाकिस्तान के साथ और अपनी जमात के साथ, सियासत और जमहूरियत के साथ, कि शायद वो जितना नुकसान उन्हें कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं पहुंचा सका होगा, 12 अक्टूबर 99 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ नहीं पहुंचा सका होगा PMLN को, शहबाज शरीफ की 1 साल की हुकूमत वो उनको नुकसान पहुँचा गई। बहुत सारे बिलों के ऊपर शदीद तरह की तशवीश पाई जाती है, जिसमें से एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। ऐसे ही एक बिल था जो बाद में रुक गया, सेनेट में कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, PMLN से शायद उतनी हिम्मत कोई ना दिखाता, सेनेटर मुश्ताक थे जमात इस्लामी के, वो बोल पड़े, JUI से एक वकील साहब बोल पड़े, और फिर इनकी जमात से भी इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया। वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ एक बिल था। तो ये बाज़ चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें सीधा सीधा नज़र आ रहा था कि आप इंतहा पे जा रहे हैं किसी चेक एंड बैलेंस के मुखालिफ और फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए। उसमें से एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी पास हो गया, मिलिट्री एक्ट भी पास हो गया। मिलिट्री एक्ट के मतलब मैं अपनी राय आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा दोहरा के बताऊँगा। वो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ भी अजीबोगरीब तरह से ड्रामा हो रहा है। फ़ौज को कभी सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। मिलिट्री टेक ओवर्स ज़ालिमाना फ़ेल है, उसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थे इसलिए बने कि उस वक्त यहाँ पे कोई ना कोई डिक्टेटर काबिज़ था। मैं सख्त मुखालिफ हूँ मिलिट्री टेक ओवर्स का, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता कि आर्मी चीफ़ जो सिटिंग है उसके ख़िलाफ़ बगावत के ऊपर लोगों को उकसाया जाए। इसके ऊपर भी मेरी बड़ी क्लियर पोजीशन है। अरब स्प्रिंग जो थी वो क्यों कामयाब हुई, वो सारे मुसलमान मुल्क क्यों तबाह हुए, वहाँ पे फ़ौज तबाह हुई, वहाँ फ़ौज के अंदर अफरा तफरी फैली, क्योस फैला, यूनिटी ऑफ कमांड ख़त्म हो गई। तो जब यूनिटी ऑफ कमांड ख़त्म हो जाए तो फ़ौज तबाह हो जाती है। तो मैं अपनी फ़ौज के साथ ये कभी नहीं चाहूँगा, अपने मुल्क के साथ ये कभी नहीं चाहूँगा कि वो दिन आए, लेकिन फ़ंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी उसके ऊपर अगर हम नहीं बोलें तो फिर तो मेरा जर्नलिज़म कोई नहीं है, और वो लोग जो पार्लियामान में जिन्होंने बैठ के इन बिलों को पास करवाया उनकी जमहूरियत कोई नहीं है। मैं उनके मुतल्लिक़ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक़, आसिफ़ अली ज़रदारी के मुतल्लिक़ और इमरान खान की जमात के मुतल्लिक़, क्योंकि वो सारे इसका हिस्सा बने। जिस वक्त आर्मी एक्ट पास हो रहा था सेनेट में, तो सेनेटर्स की जो अक्सरियत उस वक्त सेनेट में मौजूद थी उनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से था, उनका तल्लुक़ उस वक्त PDM की जमातों से नहीं था। इसके बावजूद वो एक्ट जो था सेनेट से पास हुआ, फिर उसके बाद कौमी असम्बली से भी पास हुआ। तो ये सारे लोग शरीक जुर्म हैं जो बाद में मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। बहुत सारों के ऊपर हो सकता है आने वाले दिनों में ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ हो, जैसे अभी शाह महमूद कुरैशी पे हुआ है या इमरान खान पे हुआ है, हो सकता है कल इनके ऊपर भी इतलाक़ हो। कल जब इमरान खान इनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल के, तो वो कहता था कि AC उतरवा दो, पंखा उतरवा दो, ये चोर और डाकू हैं, तो उस वक्त भी समझाते थे कि ये बातें मत करो, कुछ चीज़ें जो है वो एक ख़ास डिकोरम के अंदर रहते हुए सिविलाइज तरीके से आप करें तो ठीक लगती हैं। अपने मनसब से गिर के या दूसरे का जो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई सदर है, उसको तहकीर अमेज़ तरीके से आप किसी पे हिरन डाल दो, किसी पे घर पे धावा बोल दो, कोई वो मरियम थी कमरे में तो उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ दो, तो इस ज़ालिमाना फ़ेल की सज़ा मुकाफ़ात अमल से मिल जाती है। आज मैं एक पुलिस की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, अटक जेल के अंदर इमरान के सेल के सामने CCTV कैमरा लगाया गया, उसकी ओपन टॉयलेट है और 2-2.5 फुट ऊंची उसके ऊपर इर्द गिर्द उसके दीवार है, ओपन टॉयलेट है और उसकी जगह भी नाकाफ़ी है। इस सूरत हाल में आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को रखते हैं। मैं इस पे अफसोस है मुझे, मैं इमरान खान की सियासत का हमायती नहीं हूँ जिसने पाकिस्तान में खल्फिशार को हवा दी और वो सेम पेज की सियासत के नतीजे में यहाँ तक आए थे। लेकिन तमाम बुराइयों के बावजूद, तमाम उसके सियासी मसाइल के बावजूद, मैं उसके साथ इस सलूक की मज़म्मत करता हूँ। जैसे
शहबाज शरीफ को अगर 10 बाई 10 के सेल में रखना, या शाहिद खाकान को वो कसूरी चक्की कहते थे कि छोटा सा सेल है जिसमें सीधी टांगें भी नहीं होती, उसमें उसको बंद करना जुल्म था, उसी तरीके से इस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बंद करना भी ज़रूरी है। लेकिन बम इससे और ज़्यादा बड़ा फटा है। सदर आरिफ अलवी को दोनों बिल गए, बहुत सारे और बिलों की तरह ढेर सारे बिल थोक के हिसाब से खीरी जा रहे थे। बिल मुख्तलिफ़ तारीख़ों में उनके पास गए और वो आखिरी तारीख तक उन बिलों के ऊपर बैठे रहे। मैंने उनसे उनकी ज़ुबानी या इन राइटिंग उनकी किसी ट्वीट के नतीजे में ये नहीं देख सका पहले कि उन्होंने आर्मी एक्ट के ऊपर या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर कोई इतराज़ात लगाए। लेकिन जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी हुई उसके बाद एक ट्वीट सामने आया जिसमें सदर साहब ने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने इनके ऊपर दस्तखत नहीं किए, और मैंने अपने स्टाफ को कहा था कि इनको बग़ैर दस्तखत के वापस कर दें, और वो कर सकते हैं बाई लॉ। ये नहीं है कि वो जो चीज़ कह रहे हैं वो लॉ के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है, वो वापस कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं मेरे स्टाफ ने ऐसा नहीं किया। आज उन्होंने अपने सेक्रेटरी की तब्दीली के हवाले से भी लिखा, और फिर आखिरी लाइन के अंदर उन्होंने माफ़ी मांगी है उन लोगों से कि जिनको इस एक्ट के नतीजे में, आई थिंक कि प्रेसिडेंट साहब एज्यूम कर रहे हैं कि एक्ट बन चुका है, जिनको इस एक्ट के नतीजे में सज़ा मिलेगी या उनके साथ ज़्यादती होगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सदर साहब उस लॉ को पहले दिन भी वापस कर सकते थे और उन 10 रोज़ के अंदर किसी भी वक्त वापस कर सकते थे। अगर उन्होंने वापस करने को कहा है तो उसका कोई प्रोसीजर होगा, कोई डायरी नंबर डला होगा, कोई मीटिंग के मिनट्स होंगे। और अब भी मैं उनकी बात को अहमियत दूंगा, हेड ऑफ़ स्टेट है, उनके सिग्नेचर के साथ सारा कुछ होता है। किसी सज़ाए मौत के मुजरिम को सज़ा की माफ़ी मिलनी होना तो पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा माफ़ करता है उसको, वो सदर पाकिस्तान है, वो दस्तखत करता है, माफ़ी मिल जाती है। प्रेसिडेंशियल पार्डन जो है किसी सज़ा की माफ़ी की। तो मैं अभी भी सदर के इस दिए हुए बयान को, जो उसने अल्लाह को हाजिर नाजिर अंडर ओथ स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, तो फिर वो लॉ कैसे बना? ये एक ऐसा अचंभा है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के जितने इंटरनेशनल कोविनेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट तो करती है एज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, लेकिन प्रेसिडेंट की मोहर बिलों को बिल बनाती है, कवानीन बनाती है, उसको वो शक्ल देती है जिसके तहत हम एक फंक्शनिंग स्टेट हैं। वो प्रेसिडेंट अंडर ओथ कर रहे हैं कि मैं इसको दस्तखत नहीं किए। तो फिर क्या हुआ पाकिस्तान में, और अब इसका हल क्या है? एक तो बज़ाहिर तासुर ये है कि वो चीफ़ जस्टिस को ख़ुद लिख सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं और उसके अंदर पूरी कहानी बता सकते हैं, अपने स्टाफ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी के लिए FIA से रजू कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट साहब 186 आर्टिकल के तहत एक रेफरेंस बनाकर वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते हैं, और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पे भी और सदर आरिफ अलवी के इस बयान की बुनियाद पे भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, जहाँ हो सकता है फिर उनका ओथ या उनकी टेस्टमनी जो है इस चीज़ को एक हतमी शक्ल दे। लेकिन हम एक ऐसे क्योस में आ गए हैं, राइट इन द मिडल ऑफ दैट तूफ़ान, जिसके अंदर बाहर कैसे निकलना ये वाज़ेह नहीं है। तो अल्लाह पाक से रहम मांगना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। मैंने एक बुज़ुर्ग हैं उनसे यही बात कही तो उन्होंने कहा कि क्या तौबा कर लिया पाकिस्तानी कौम ने कि अल्लाह ताला रहम करना शुरू कर दे? मैं एकदम खामोश हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो पीरों के घरों में, ये मैं लफ्ज़ हैं, वो बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, वो कहते हैं पीरों के घरों में जो बच्चियों की इज़्ज़त लूटी जा रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो जजों के घरों में बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो उसकी क्या माफ़ी मांग ली है इस कौम ने? मेरे पास उसका जवाब में कोई अल्फाज नहीं थे, इसलिए मैं खामोश रहा हूँ। अपने मेहमानों से पूछेंगे कि क्या हम माफ़ी तलब करने के भी काबिल ये कौम है या नहीं रह गई? ये है तो एक बहुत ही तकलीफ़देह मुकाम है कि वो शख्स जिसको उस इलाके के लोग पीर का दर्जा देते हैं, उसके घर में किसी की बहू बेटियों की इज़्ज़त लूटी जाए और उसको मार दिया जाए, और वो जज जिसने इंसाफ करना उसके घर किसी की बेटी को मार दिया जाए। आज